नमस्कार मित्रों। आज हम आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में जब चर्चा करेंगे तो हम आंदोलन की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही हमारे देश में आज़ादी की प्राप्ति हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय हम भारतीय नरेश जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन देश की आज़ादी के संघर्ष या संकल्प जो लिया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। एट लास्ट भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, लेकिन पुनः एक अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित हुई, जिसे क्राउन का शासन कहा गया। 1857 से लेकर के 1885 तक एक संक्रमण का दौर रहा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी ऐसी घटना हर करके नहीं आती जिसमें अंग्रेजों को भगाने के लिए या देश की आज़ादी के लिए कोई काम किया गया। आखिरकार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे, जिन्हें यह भी कहा गया था कि आपको अब भारत का वायसराय भी बनाया जाएगा और यहाँ रह करके आपको भारतीयों से अपनी अंग्रेजी संस्थाओं को मजबूत करना है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मुझे किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब मैं भारत में रह करके भारत के लोगों के लिए ही मुझे काम करना है। मैं भारतीय लोगों से तो प्यार करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अंग्रेज सत्ता को यहाँ कायम रखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा कि अंग्रेजों का शासन भारत में बना रहे, ताकि भारत में भी एक आधुनिकीकरण का दौर स्थापित हो, जैसा कि आज हम अपने देश इंग्लैंड में देखते हैं। इस तरह से गुप्त मीटिंग के बाद लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे, उनसे गुप्त मीटिंग करने के बाद सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसका वास्तविक नाम कांग्रेस नहीं था। जो कांग्रेस नाम दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी के विचारों से प्रभावित होकर इसका नाम दिया गया था। उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को सलाह दी थी इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस के इतिहास को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। 1885 से लेकर के 1905 तक का काल एक चरण है, जिसे उदारवादी युग कहा गया है। फिर 1905 से लेकर के 1919 तक का जो काल है उसे अनुदारवादी चरण कहा गया है, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाएं हुई देश में अंग्रेजों के खिलाफ। और जो तीसरा चरण है वो कांग्रेस का, वो 1919 से लेकर के 1947 तक का इतिहास है, जिसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पूरे राजनीति का केंद्र बिंदु गांधी जी थे। तो हम प्रथम चरण की बात करेंगे 1885 से लेकर के 1905 की बात। तो 1885 से लेकर के हम प्रथम 4 अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो उस स्थान का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है। ये भी बता दें, कभी कभी प्रश्न आया करता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होना प्रस्तावित था। ये भी जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग जैसी महामारी फैल गई, इसलिए अचानक उस स्थान को परिवर्तित कर दिया गया और नया स्थान क्या घोषित किया गया बम्बई में। और इस अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे,
जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये हमारे हिंदू थे। ठीक है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 कलकत्ता। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी भारत के एक महान व्यक्तित्व थे। ठीक है। जिन्हें भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य नियुक्त किया गया। 1892 में ये फिल्सबरी एक कॉन्स्टिट्यूशन संस्था थी, वहाँ से जो है ये संसद बने और भारतीय मांगों को उन्होंने ब्रिटिश संसद में रखा। ठीक है। इसके अलावा ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय लोगों की आय के संबंध में ये बताया कि किस प्रकार से भारत का शोषण अंग्रेजों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। इनके बहुत सारे पुस्तकें भी हैं, जिनमें एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। ये पारसी थे। पहले आपके जो अध्यक्ष करने वाले थे कांग्रेस के, वो हिंदू थे, और दूसरे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? पारसी। यानी ये विदेशी थे एक समय के, लेकिन भारत में कई पीढ़ियों से आकर के यहाँ बस गए थे, तो ये अब यहीं के मूल निवासी हो गए। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पूछ जाया करता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है कि बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चौथा कांग्रेस का अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, जो प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से कांग्रेस के अनवरत अधिवेशन होते रहे, और ये चूंकि पहला अधिवेशन दिसंबर में हुआ था, इसलिए निरंतर जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए अधिकांशतः वो दिसंबर में ही मनाए जाते थे। इस प्रकार से ये कांग्रेस का जो प्रथम चरण है वो 85 से लेकर के 1905 तक चलता है। 1905 में एक बहुत ये जो 1885 से 1905 तक की का जो कांग्रेस का इतिहास है, इसे उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। इसे उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो उदारवाद से प्रेरित थे। उनका ये मानना था जो कांग्रेस जो अंग्रेज हैं वो हमारे जो है मित्र हैं। ठीक है। उनके साथ बैठने उठने में अपना गर्व महसूस करते थे, और उनका ये मानना था कि यदि देश का विकास हो सकता है, यदि भारत में प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो सकती है या प्रजातंत्र स्थापित हो सकता है, तो अंग्रेजों के ही शासन में रहते हुए, उन्हीं के संरक्षण में रहते हुए देश में ये संस्थाएं विकसित हो सकती हैं और देश में प्रजातंत्र की स्थापना हो सकती है। क्यों ऐसा उनका मानना था? क्योंकि हमारे भारत में एक राजतंत्र की परंपरा थी, एक लंबे समय से मुगलों का शासन चला आ रहा था। उनका मानना था कि यदि अचानक अंग्रेज यहाँ से चले जाएं तो ये देश की सत्ता कौन संभालेगा, कैसे यहाँ संस्थाएं चलेंगी, कैसे इस देश को चलाया जाएगा। इसलिए कांग्रेस का जो प्रथम चरण रहा उदारवादी चरण रहा। इन्होंने अनुनय विनय के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, अंग्रेजों के माध्यम से अपनी मांगे रखी, और इस तरह से देश को आज़ादी के लिए इन्होंने अपना प्रयास किया और कांग्रेस को मजबूत किया। इसके बाद देखिए 1905 से लेकर के 1919 तक का जो चरण है आपका, ये अनुदारवादी चरण रहा कांग्रेस का। अनुदारवादी चरण, अनुदारवादी चरण का तात्पर्य क्या हुआ? जिन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई भरोसा नहीं था। और ये उत्पन्न कैसे हुआ? 1905 में एक घटना घटी हमारे देश में, जिसे कहा जाता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन किया। अंग्रेजों की नीति क्या थी? बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने जब भारत में शासन स्थापित किया, इन्होंने शासन सत्ता चलाने का प्रयास किया, तो उन्होंने एक ही नीति अपनाई थी कि देश में हमें शासन करना है तो यहाँ के लोगों को बांटना है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है। इसलिए उन्होंने
एक सबसे बड़ी योजना लॉन्च की 1905 में बंगाल विभाजन करने की। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बंगाल का तात्पर्य क्या है? बंगाल का तात्पर्य केवल बंगाल से ही नहीं, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ही नहीं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश है, जो बिहार है, जो उड़ीसा है, उस समय बंगाल कहलाता था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रांत था। यहाँ अंग्रेजों को शासन करने में हो सकता है दिक्कत रही हो, लेकिन उनका वो एक उद्देश्य था कि यहाँ की हिंदू और मुस्लिम सत्ता को डिवाइड कर दें। क्योंकि भारत के जो बंगाल था, बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था, जो पूर्वी हिस्सा था, ये आपका मुस्लिम बहुल था, और जो पश्चिम जो हिस्सा था वो हिंदू बहुल था। इसलिए उन्होंने जो है इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। ये पूर्वी बंगाल हुआ। ये मुसलमानों की संख्या यहाँ अधिक थी और इधर जो है हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इसलिए जो है बंगाल को विभाजित करके देश में एक बहुत बड़ा वज्रपात किया गया। इसके खिलाफ देश में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाया करता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई या किस घटना के कारण हुई? तो याद रखना है, बंगाल के विभाजन से, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने किया था। किस काल में किया था? 1905 में। और इस घटना के कारण से हमारे भारत में एक आंदोलन का जन्म हुआ, जिसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद एक और घटना भारत में हुई 1905 के बाद। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो बहुसंख्यक मुसलमानों का मानना ये था कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की संस्था है, ठीक है। इसलिए इसके विरोध में एक नई संस्था को जन्म देना चाहिए, और वो संस्था कौन थी? मुस्लिम लीग। और इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण रोल करने वाले थे वह अंग्रेज ही थे, जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने सोचा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी संस्था बनती चली जा रही है, ठीक है। ये देश की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्यों ना पुनः जो है हम हिंदू और मुसलमानों के बांटने का प्रयास करें। इसलिए मुसलमानों को उन्होंने बुलाया, ठीक है। इसका नेतृत्व तो जो ढाका के नवाब थे आगा खां, उनको जो है बुलाया गया। सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन मुल्क, ये तमाम नेता थे। ये जाकर के लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले, और उनके बातचीत करने के बाद, उनकी सहमति के बाद उन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई। ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देश की आज़ादी का नहीं था। इसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। उनको पता था कि जब जब भी देश में चुनाव होंगे या अंग्रेजों के नेतृत्व में जब चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की बात आएगी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदुओं के सामने हमारी स्थिति कमजोर हो जाए। इसलिए उन्होंने आरक्षण की मांग की है। और इस तरह से जब 1909 का बिल पास किया गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पेश किया गया, तो उसमें सबसे पहली बार मुसलमानों को जो है आरक्षण दिया गया, ठीक है। उनको जो है एक सीटें सुरक्षित की गई कि इन स्थानों पर इनको जहाँ जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हो वहाँ पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, और वहाँ मुस्लिम इनको वोट डालेंगे। इस प्रकार से उनकी जो मांगे थी ये 1909 के अधिनियम में पूरी कर दी गई। इसके बाद 1911 दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार के आयोजन के समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है
दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया था? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट थे, जॉर्ज पंचम, और उनकी पत्नी थी महारानी मेरी, ये जो है भारत के दौरे पर आई। जब भारत के दौरे पर आई तो उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। इस समय जो है तो निर्णय लिए गए थे इस दिल्ली दरबार में, तो निर्णय लिए गए थे। पहला निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और दूसरा जो निर्णय लिया गया था, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, दो निर्णय लिए गए 1911 के दिल्ली दरबार में, जिसमें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें दो चीजों का निर्णय लिया गया। एक, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब की गई, तो याद रखना इसमें दो तारीखें आती हैं। यदि घोषणा की बात आती है कि कब घोषित की गई, तो 1911 आती है। 1911 में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। लेकिन यदि कहा जाए कि इसका विधिवत स्थानांतरण किया गया, तो विधिवत स्थानांतरण किया गया 1912 में। इस प्रकार से आज यही तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। धन्यवाद।